प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 अध्याय 2 ब्लूप्रिंट की इकाई 7 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे 1 नंबर वाले, अति लघु 1 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे, लघुतरात्मक प्रश्न 2 आएंगे 2 नंबर वाले, और एक प्रश्न निबंधात्मक आएगा 4 नंबर का। मांग का जो पार्ट 2 है उसमें बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में मांग किसे कहते हैं, मांग फलन क्या है, मांग वक्र क्या है, मांग का नियम है, ये पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, ये सामान्य नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, उनके बारे में बात की थी। मांग वक्र में परिवर्तन या मांग में परिवर्तन, मांग में कमी वे मांग में वृद्धि को समझाइए। इससे पहले अपन ने मांग में विस्तार और संकुचन का अध्ययन किया था, तो वो था मांग मात्रा में परिवर्तन। अब मांग मात्रा नहीं, पूरा मांग वक्र ही बदल जाता है, तो इसको मांग में परिवर्तन कहते हैं। मांग वक्र में परिवर्तन विवर्तन के दो, मांग वक्र में 2 प्रकार के विवर्तन होते हैं। मांग वक्र का दाहिनी ओर अथवा आगे की ओर खिसकना या ऊपर की ओर, मांग वक्र में बाएं या नीचे की ओर खिसकना। मांग वक्र में परिवर्तन, मांग में कमी या मांग में वृद्धि। देखिए, या मांग में विस्तार और संकुचन, कंफ्यूजन नहीं होता है। जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक, जैसे उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी या कमी होती है, उपभोक्ता की रुचि या पसंद में परिवर्तन है, या प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का ऊपर या नीचे की ओर विवर्तन होना मांग में परिवर्तन कहलाता है। एक तो मांग मात्रा है, उसमें केवल कीमत कारक है बदलाव का, और इसमें कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक है। मांग वक्र का दाहिनी ओर खिसकना तो ऊपर की ओर, किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि से मांग वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है, तो मांग में वृद्धि कहलाता है। जैसे ये पहला पुराना डी मांग वक्र था, ये दाहिनी ओर होकर के ऊपर की ओर हो गया D1। रेखा चित्र के अनुसार किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र DD से बदलकर D1 ऊपर दाहिनी ओर खिसक जाता है। इसे मांग में इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, मांग में वृद्धि। मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना, किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक, जैसे आय में कमी के फलस्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाता है, ये मांग में कमी कहलाता है। ये देखिए डी से D1 हो जाता है। स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की आय में कमी के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र DD से दाईं और नीचे की ओर खिसक कर D1 हो गए। इसके डिक्रीज इन डिमांड या मांग की कमी कहते हैं। मांग में वृद्धि या मांग में कमी, उपभोक्ता की आय के अतिरिक्त स्थानापन्न वस्तु कीमतों में बदलाव, पसंद, रुचि परिवर्तन तथा वस्तुओं की कीमत के बारे में भावी प्रत्याशा पर भी निर्भर करते। कहने का मतलब है ये अन्य बातों वाला परिवर्तन है। इसमें वस्तु की कीमत को तो अपन स्थिर मानते हैं और अन्य बातों परिवर्तन होता है। मांग वक्र में विवर्तन में परिवर्तन, मांग में कमी या वृद्धि, मांग में कमी एवं मांग में वृद्धि, अथवा मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग में विस्तार और संकुचन में अंतर बताइए। बहुत अच्छी बात कही है। दोनों चीज, एक में होता है मांग में कमी, मांग में वृद्धि, दूसरा है मांग में विस्तार, मांग में संकुचन। ध्यान ये रखना है, मांग में विस्तार और संकुचन में कीमत, वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है, अन्य बातें स्थिर रहती है। मांग में परिवर्तन यानी मांग में कमी या वृद्धि की स्थिति में कीमत स्थिर रहती है, अन्य बातों परिवर्तन होता है। एक मांग वक्र के लिए मांग में परिवर्तन एवं मांग मात्रा में परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करिए। तो मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड तथा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी इन डिमांडेड। मांग में परिवर्तन, जिससे मांग में वृद्धि या कमी, इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। कीमत के परिवर्तन के बिना अन्य बातों, निर्धारक तत्वों जैसे संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं। संबंधित वस्तु अपन जानते हैं, या तो पूरक है या स्थानापन्न है। उपभोक्ता की आय, रुचि, प्राथमिकता,
आदत है, फैशन है, संभावना है, जनसंख्या का आकार है, आय का वितरण आदि के कारण मांग में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात मांग में परिवर्तन के कारण अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है। मांग में परिवर्तन का मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण, जबकि कीमत अपरिवर्तित रहती है। इस स्थिति में पूरा का पूरा मांग फलन बदल जाता है, जिससे मांग वक्र बदल जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इससे मांग फलन का विवर्तन होता है, शिफ्ट इन डिमांड फंक्शन। ये ध्यान रखें। अन्य बातों में परिवर्तन होता है, कीमत स्थिर रहती है। तो ये आपके इसमें मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना, मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होना। देखिए आपके कीमत स्थिर है फिर भी बदलाव हो रहा है। तो ये आपके कीमत स्थिर होने पर भी मांग में ये आपके बताया है, मांग में कमी, मांग में वृद्धि। इसमें मात्रा स्थिर है, कीमत लग रही है, लेकिन मांग वक्र पूरा का पूरा बदल रहा है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। अब है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन मांग के नियम के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अन्य निर्धारक तत्वों जैसे संबंधित वस्तुओं की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, रुचि है, प्राथमिकता है, आदत है, फैशन है, संभावना है, जनसंख्या आकार, आय का वितरण, ये तो स्थिर रहते हैं और केवल कीमत में परिवर्तन होता है। तो इसमें कीमत के अलावा अन्य मांग के तत्व स्थिर या अपरिवर्तित रहते हैं। इस स्थिति में उसी मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गति होती है, मूवमेंट एलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो ये मांग मात्रा में परिवर्तन है, ध्यान रखिए। केवल कीमत में परिवर्तन होता है, अन्य तत्व अगर स्थिर रहते हैं तो मांग वक्र नहीं बदलता, सेम ही मांग वक्र पर गति होती है। इसको मांग में विस्तार या मांग में संकुचन कहते हैं। मांग वक्र एक ही रहता है। अब अगर इसकी अपन सारणी से इसकी तुलना करें, मांग में कमी या मांग में वृद्धि, देखो मांग मात्रा में कमी और मांग मात्रा में वृद्धि। एक में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और एक होता है चेंज इन डिमांड, पूरा ही मांग बदल जाती है, क्वांटिटी बदलती है। तो देखिए मांग मात्रा में कमी वृद्धि में मांग वक्र नहीं बदलता, सेम रहता है, लेकिन उसमें मांग वक्र ही बदल जाता है, क्योंकि आदत बदल जाती है, रुचि बदल जाती है, फैशन बदल जाती है। इसमें कमी में मांग वक्र पर बाईं ओर गति होती है और वृद्धि में दाईं ओर गति होती है। लेकिन इसके अंदर मांग में कमी होती है तो मांग वक्र नीचे बाईं ओर बदल जाता है, और मांग में वृद्धि होती है तो दाईं ओर ऊपर बदल जाता है। तीसरा, इसमें उपभोक्ता की आय, रुचि, प्राथमिकता, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, पूरक वस्तु की कीमत आदि स्थिर रहती है, जबकि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। इसमें भी सेम है, मांग में वृद्धि, ये भी स्थिर रहती है, कीमत में परिवर्तन होता है, और उसमें इनमें परिवर्तन होता है। देखिए उपभोक्ता की आय, रुचि, प्राथमिकता वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में कमी एवं पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, जबकि उसकी कीमत स्थिर रहती है, उनमें बदलाव होता है। उपभोक्ता की आय, रुचि, प्राथमिकता, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी, ये अपना को ध्यान रखना है। और लेकिन उसकी कीमत स्थिर, इन दोनों में कीमत स्थिर रहती है, अन्य बातों में परिवर्तन होता है। और मांग मात्रा में इसमें अन्य बातों में स्थिर रहती है, कीमत में परिवर्तन होता है। और देखिए उसी वस्तु की कीमत के अलावा अन्य निर्धारक तत्व जैसे संबंधित वस्तुओं की कीमत, आय, रुचि, प्राथमिकता, फैशन आदि परिवर्तन नहीं होता है, इसमें परिवर्तन होता है, जबकि कीमत स्थिर रहती है। नेक्स्ट बात आती है मांग के नियम को समझिए, तो उसको अंतर अच्छे ढंग से याद कर ले। लॉ ऑफ डिमांड, एक वस्तु की मांग पर अनेक घटकों को प्रभाव पड़ता है, जैसे स्वयं वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, उपभोक्ता की पसंद है, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा है। मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी, और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा में गिरावट आएगी। बस यही है, यानी कीमत और मांगी गई मात्रा में विलोम संबंध होता है। इसे चित्र द्वारा इस प्रकार बताया जा सकता है, जैसे कीमत 100 है
तो उस वस्तु की मांग मात्रा 250 की जा रही मांग, कीमत घट जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में कमी आने से उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। अतः कीमत और वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध होता है, इनवर्स विलोम संबंध। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के प्रतिलोम संबंध को बताता है, जबकि अन्य कारकों को स्थिर रखा जाता है। अब बात आती है कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है, ये क्यों होता है। जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है। तो मांग का नियम की व्युत्पत्ति किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के विलोम संबंध या मांग के नियम को निम्न 2 तरीकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। पहले सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत के संबंध, यानी सीमांत उपयोगिता के बराबर ही अपन उसकी कीमत देंगे। उपभोक्ता संतुलन की दशा में उतनी मात्रा की मांग करता है जितना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वलिटी प्राइस की शर्त पूरी होती है। अब केस एक है, अगर यूटिलिटी जाता है और कीमत कम है, यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है। अतः वे उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि उसकी उपयोगिता क्या है, ज़्यादा है। अतः जब वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग बढ़ती है। ऐसा तब तक होता है जब तक वो सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाता। यानी कीमत कम होगी, उसकी सीमांत उपयोगिता आपको ज़्यादा महसूस होगी, तो ज़्यादा प्रयोग करोगे तो सीमांत उपयोगिता घटेगी और कीमत के बराबर हो जाएगी। केस 2 में यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो जाती है। अतः उपभोक्ता तब तक उस वस्तु की मांग घटाएगा जब तक उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर। यानी कहने का मतलब है कि अगर कीमत बढ़ गई, सीमांत उपयोगिता कम है, तो उसका प्रयोग कम करते हैं, सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी, बराबर हो जाएगी। दूसरा यह सम सीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस तरह खर्च करता है कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उनकी कीमतों के अनुपात समान रहता है। MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY। और इसको अगर 2 वस्तुओं के संदर्भ में देखा जाए तो संतुलन की स्थिति ये होती है MUX/PX और MUY/PY। केस 1, इस स्थिति में X वस्तु की कीमत गिरती है तो इसकी कीमत गिरते ही इसकी उपयोगिता ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता Y वस्तु की तुलना में X वस्तु पर अधिक सीमांत उपयोगिता पा रहा है, अतः वह X वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा और Y की कम खरीदेगा। अतः X वस्तु की कीमत अतः ये बताता है कि X वस्तु की कीमत घटती है तो वह X वस्तु की अधिक मांग करेगा, क्योंकि उसकी उपयोगिता उसमें बढ़ेगी। और X वस्तु की मांग तब तक करता रहेगा जब तक उसकी बराबर मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की वो बराबर नहीं हो जाए। केस 2 में अगर X बढ़ती है तो उसकी उपयोगिता Y से कम हो जाती है। तो इस स्थिति में Y से प्राप्त जो है उपयोगिता X से प्राप्त से अधिक मिलती है। अतः X वस्तु की मांग कम करेगा और Y की ज़्यादा करेगा। अतः X की कीमत बढ़ने पर X की मांग कम करेगा और X की कीमत और उसकी मांग के बीच विलोम शब्द है, और Y की मांग तब तक करता रहेगा जब तक ये बराबर नहीं हो जाता। तो ये 2 इस कारण से मांग का नियम है वो आपके व्युत्पन्न हो रहा है। मांग के नियम के लागू होने के कारण कौन कौन से। मांग के नियम लागू होने का कारण है, पहला तो है सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ खरीदता है तो उत्तरोत्तर खरीदी की मात्रा से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती है। अतः उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी कीमत भी ज़्यादा करेगा। अतः उत्तरोत्तर खरीदने के लिए वो समान कीमत अदा नहीं करेगा बल्कि उससे कीमत कम अदा करेगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे अपन इसका उपयोग बढ़ाते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, तो कीमत भी घटती हुई देने कोई वो आदमी उपभोक्ता है वो तैयार होगा। तो इसलिए उल्टा संबंध हो गया। प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु सापेक्षता सस्ती हो जाती है तो वह महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित की जाती है। उदाहरण के लिए X वस्तु की कीमत Y वस्तु की तुलना में कम हो जाती है
तो सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर एक्स वस्तु की कीमत वाई वस्तु की तुलना में कम हो जाती है, तो एक्स वस्तु को वाई वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात एक्स वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। सस्ती वस्तु महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित होती है, तो सस्ती होते ही उसकी डिमांड बढ़ेगी। आय प्रभाव कहने का मतलब है, अगर चाय की कीमत गिरती है तो उसकी मांग बढ़ेगी, यानी कुछ चाय पीने वाले लोग कॉफ़ी पीने वाले लोग चाय शुरू कर दें। आय प्रभाव, उस प्रभाव कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है और इसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और वो समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद कर सकते। कहने का मतलब चीनी 100 रुपये किलो मिलती है और अगर चीनी उसको 80 मिलने लग जाए तो 20 रुपये की और ले लेगा, आय बढ़ गई ना, 20 रुपये उसकी किलो ही लेनी है तो 80 में आ रही है, 20 रुपये बढ़ गई। कीमत प्रभाव, इन दोनों सम्मिलित प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का जोड़ होता है, यानी वस्तु सस्ती भी हो रही है तो उसका प्रतिस्थापन भी होगा और कीमत गिरने से आय भी बढ़ रही है। नए उपभोक्ता, जब वस्तु की कीमत घटती है तो नए उपभोक्ता जो पूर्व में उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, अब इसे खरीद पाने की स्थिति में हो जाते हैं और पुराने उपभोक्ता घटी हुई कीमत पर अपनी उपभोग की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में वृद्धि होती है, ये भी कारण है। अन्य जो उपयोग है, जब वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों में बढ़ता है, फलस्वरूप कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। जैसे दूध है, इससे चाय भी बनती है, कॉफ़ी भी बनती है, खीर भी बनती है, मिठाई भी बनती है। अगर ये सस्ता होता है तो अपन पहले चाय में काम लेते थे, अब इसको मिठाई में भी काम ले लेंगे। तो ये आपके इन कारण से ये मांग का नियम लागू होता है। रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, नए उपभोक्ता, अन्य उपभोग। नेक्स्ट बात आती है, यदि किसी वस्तु का मांग फलन dx इज इक्वल टू 35 माइनस 4vx दिया जाता है और 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की मांग कितनी होगी, एकदम इजी मामला है। dx इज इक्वल टू 35 माइनस 4vx, अब vx की जगह 5 आ गया, 5 से गुणा कर देते हैं। dx इज इक्वल टू 35 माइनस 4 इंटू 5, ये 20 हो गए, 35 माइनस 20 बराबर 15। गिव इन वस्तुओं का अर्थ बताइए। गिव इन वस्तुओं वे घटिया वस्तुएं हैं, वस्तुओं की वे किस्में हैं जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमतें घटने पर इनकी मांग घटती है। ये समझना है। सस्ती होती है ज़्यादा लेते हैं, महंगी होती है सस्ती होती है तो कम लेते हैं, महंगी होती है तो ज़्यादा लेते हैं। ज्वार बाजरा गेफ इन वस्तुओं का उदाहरण है। इन वस्तुओं की कीमत घटने पर उपभोक्ता द्वारा इनका उपभोग घटा दिया जाता है और गेफ इन वस्तुओं में मांग का नियम लागू। देखिए, निम्न वस्तुओं में लागू होता है लेकिन इनमें लागू नहीं होता। मांग के नियम अपवाद, गिव इन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद होती है। मांग के नियम का अपवाद बताइए या उन दशाओं को बताइए जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर जाता है, तो ये मांग के नियम अपवाद है, क्योंकि मांग का नियम ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होता है। मांग के नियम अपवाद जानने का आशय उन दशाओं को जानो जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर जाता है, वह मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है। तो पहली बात है गिव इन वस्तुएं, वे घटिया वस्तुएं, घटिया यानी निम्न, हीन, निकृष्ट, उनकी गिव इन वस्तु एक किस्म होती है जिसमें इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। ज्वार बाजरा गिव इन वस्तुओं का उदाहरण है। इन वस्तुओं की कीमत घटने पर उपभोक्ता द्वारा इनका उपभोग घटा दिया जाता है और गिव इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। लेकिन निकृष्ट वस्तुएं, हीन वस्तुओं, उस पर मांग का नियम लागू होता है। प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं का उपभोग उसकी कीमतें अधिक होने पर अधिक होता है, जैसे हीरे पन्ने का आभूषण। अगर ये स्थिति है तो उसमें प्रतिष्ठा वाली वस्तु है तो उसकी कीमतें बढ़ने पर मांग अधिक होती है। वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना है। ऐसा अभी कीमतें बढ़ रही है और भी लग रहा है कि कीमतें बढ़ेगी,
तो इस प्रकार बढ़ती हुई कीमतों पर ही मांग ज़्यादा हो सकती है। उपभोक्ता के अज्ञानता और गलत उदाहरण, कई बार ये सोच लेते हैं कि महंगी वस्तुएं ज़्यादा अच्छी होती है तो वो बढ़ती पर भी कर सकते हैं। जीवन के अनिवार्य वस्तुओं की मांग, इसके मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे आप अनिवार्य वस्तु है, आपका आटा लेना है, नमक अनिवार्य वस्तु है, अगर वो सस्ता हो जाता है तो आप उसको कोई बड़ी मात्रा में नहीं लेंगे, और महंगा होगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार आप अच्छे ढंग से इसको तैयार करें, चित्र बनाएं और गृह कार्य करें। रिटर्न काम ज़्यादा होना चाहिए और बार बार रिवीजन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को